गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट मिसिंग थे जो आपका चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें कुछ पॉइंट आपके मिस थे जो आपको नहीं कराए गए थे। दैट्स व्हाई मैं आपकी तरफ से सारे रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो पॉइंट मिसिंग था उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है उसको जस्ट एज अ रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चलिएगा और जो भी समझ में नहीं आता है पूछेंगे आप लोग। सबसे पहले आपको फोर्स बताया गया था बेटा, व्हाट इज फोर्स। तो मैंने डेफिनेशन बहुत इजी सी आपको डेफिनेशन बताई थी। आप पुल और को सारी डेफिनेशन मत लिख दीजिएगा, आप पुल और प्रोसेस व्हाट फोर्स। ठीक है, क्या लिखना है, एन एक्शन। बेटा अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट था, ये कब मूव करेगा, जब इस पे कोई एक्शन किया जाएगा, जब इस पे कोई काम किया जाएगा। ठीक है, काम करने का मतलब कोई वर्क किया जाएगा, कोई फोर्स अप्लाई करोगे आप। ठीक है ना, तो वो एक्शन जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, वही एक्शन आपका क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। बताया गया था, एन एक्शन बाय व्हिच वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। दो टाइप के आपको फोर्स बताए गए थे बेटा, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स आप लोगों को पता ही है। बैलेंस फोर्स मींस रिजल्टेंट जीरो, अनबैलेंस फोर्स मींस रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, इसके बाद बेटा आते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इनको भी समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है आधा एग्जाम में कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा था फोर्सेस कंप्लीट हो जाने के बाद भी। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आपके फर्स्ट पेज पे ही दिए गए, जो आपकी बुक है जो मेरे फर्स्ट पेज पे ही दिए गए दोनों डेफिनेशंस। चलिए देखते हैं। अगर बेटा कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं तो कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में कोई ना कोई एक सरफेस इन कांटेक्ट होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे बाय हैंड फोर्स अप्लाई कर रहे हो या किसी मीडियम के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे एक आपको मीडियम होगा। ठीक है, और वो मीडियम कैसा होगा, मेटेलिक हो सकता है, वुडन हो सकता है। यहाँ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, अभी एग्जांपल देंगे बेटा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, बट उनके बीच में फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, अभी आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स बना रहता है, लगता है, तो वो क्या होता है, उनके बीच में कोई मीडियम तो नहीं था जिससे वो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बट एक ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग उनके बीच में एक फोर्स तो लग रहा था ना। वो फोर्स कौन सा था, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते थे बेटा, कैपिटल जी से। ठीक है, अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जैसे मैग्नेट आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, फिर भी वहां कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है ना। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब यही एम मास का ऑब्जेक्ट था, आपने बाई हैंड या फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करने लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सिंपल सा है कि चौ करते हैं इसको, जब तक आप कांटेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये हैंड से कांटेक्ट में है ना बेटा, अगर इसको हैंड के ऊपर ना रखे ऐसे छोड़ दिया जाती है, नीचे गिर जाती है ना, तो वो फोर्सेस जो बाई हैंड या बाई एक मीडियम अप्लाई की जाएगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होंगे, कांटेक्ट। और वो फोर्सेस जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे मैग्नेट को आप कहेंगे तो अगर मैग्नेट उसके मैग्नेटिक रीजन में लाओगे तो बेटा वहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता जरूर है, आपको भी पता है। ठीक है, अब ऐसे जितना भी मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग छोटा सा, कि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, जैसे कोई भी टेबल और चेयर कभी अपनी क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी टेबल और चेयर रखे होते हैं उनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होता है जिससे वो अपनी इनिशियल स्टेट पे रहते हैं। ठीक है, वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिफाइन किया गया था। इसके बाद आता है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ इनर्शिया क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया का नाम आते ही क्या ध्यान रखेंगे, एक ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो अपोज करती है उसके पोजीशन चेंजिंग का। ठीक है, पोजीशन चेंजिंग का अपोज करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज का अपोज करेगी, या रेस्ट की पोजीशन पे होगी तो शेप एंड साइज चेंजिंग का पोजीशन करेगी। ठीक है, तो इनर्शिया को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो सिंपल सा प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच अपोजेस द चेंज ऑफ शेप एंड साइज, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी आप ऑब्जेक्ट अगर मूव भी कर रहा होता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर से आपने इसके ऊपर और एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, इसकी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इनर्शिया का सिंपल सा मतलब था कोई भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो जस्ट अपोज करेगी उसकी पोजीशन चेंजिंग का।
सिंपल सा इतना समझ लो, इसकी पोजीशन चेंजिंग का अपोज कर रही है। पोजीशन मतलब अगर बेटा रेस्ट की पोजीशन पे या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जस्ट उसका क्या कर रही हो, अपोज कर रही हो, वही आपकी क्या है, इनर्शिया। ठीक है। नेक्स्ट मास रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, यूनिट होता है केजी। आपको पता है यूनिवर्स में कहीं भी लेके चले जाओगे कभी भी चेंज नहीं होता, ऑलवेज बी फिक्स्ड। तो मास को डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। एक इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसको बनाने के लिए जितना टोटल वुड और ये इसके लिए यूज किया गया होगा, दो मटेरियल इसमें यूज किए गए, वुड और कॉटन। तो टोटल जितना अमाउंट ऑफ इसका वुड यूज हुआ है, जितना अमाउंट ऑफ कॉटन यूज हुआ है, यही टोटल इसका क्या है, मास है। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट सब्सटेंस की टोटल क्वांटिटी वही क्या होता है बेटा, मास होता है। एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट केजी होता है। सेम एज बेटा जैसे कि आपको बताया गया था एनर्जी को जस्ट रिप्लेस कर दीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मींस एनर्जी। ये याद रखिएगा, एनर्जी जब भी एनर्जी को डायग्राम में क्या याद रखेंगे, प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो अपोज करती है। किसका अपोज करती है, पोजीशन चेंजिंग का। पोजीशन चेंजिंग में क्या क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है तो अपनी रेस्ट की पोजीशन को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहेगा, उसी का जस्ट अपोज करेगी कि हमें ये पोजीशन चेंज नहीं करना है। अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, इफ एन object is in the position of rest or performing a uniform motion or uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत इजी सा है बेटा, इनर्शिया से रिलेटेड है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट और परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन then it will remain in its initial state unless it is compelled by an external force। external force कांटेक्ट भी हो सकता है और नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। सिर्फ एक वर्ड में लीनियर मोमेंटम को समझेंगे बेटा, मास इन मोशन। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इन मोशन। अगर मास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई ना कोई तो बेटा मास होता ही है ना, अगर वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। लेकिन लीनियर मोमेंटम कब होगा, ये सिर्फ मोमेंटम होगा जब मास इन मोशन होगा तो मोमेंटम होगा। लेकिन अगर बेटा यही हो जाता है लीनियर मोमेंटम अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तब वो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन रेगुलरली चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मास इन मोशन। मास इन मोशन मतलब सिर्फ मोमेंटम, ओनली मोमेंटम। जब मास इन मोशन होगा तो सिर्फ मोमेंटम होगा, और जब मास इन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तब वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, लीनियर मोमेंटम। दो अलग अलग चीजें ध्यान से समझिएगा। सिर्फ अगर मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या बोलेंगे, मास इन मोशन, और जब भी आपसे लीनियर मोमेंटम पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, मास इन मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोमेंटम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास इन मोशन along the straight line। ठीक है। mass in motion along the straight line is known as linear momentum। the product of mass and velocity, other words इसको क्या बोल सकते हैं, the product of mass and velocity is known as linear momentum। ठीक है। ये मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी जाए बेटा तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे
करेंगे p से। यूनिट क्या होगा बेटा, कभी भी यूनिट लिखना हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप यूनिट लिख सकते हैं। कैसे, अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही तो आ रहा है, ठीक है। मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट टोटल क्या हो जाएगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। ऐसे अगर किसी भी डेफिनेशन अगर नहीं, आपको डेफिनेशन नहीं करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले से डेफिनेशन भी बनेगी, फॉर्मूले से यूनिट भी बनेगा। यहाँ पे देखो बेटा p वेक्टर इक्वल m into v, नई डेफिनेशन है, सिंपल सा क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। और इसी से देखो फॉर्मूले से ही आपका यूनिट भी बन गया, मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टोटल यूनिट जब आप मोमेंटम का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, kg पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके लिए बेटा एक प्रूफ है छोटा सा, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद से आगे देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। जब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा चेंज इन मोमेंटम को। चेंज इन मोमेंटम, जब आप चेंज इन मोमेंटम की बात जब भी करेंगे बेटा तो ध्यान से समझिएगा। अगर फर्स्ट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, फॉर इनिशियल मोमेंटम, फॉर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होता है बेटा, p1, और p1 इक्वल क्या आएगा, m। ये याद रखिएगा, जो मास इनिशियल होगा, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म करता है बेटा, ये काम किए, ठीक है। अब इसको मूव करके आगे की तरफ चले जाना था, तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाते जाते ग्रेजुएट इसका वेट कम हो जाएगा क्या, इतना फ्रिक्शन फोर्स तो ज्यादा होगा नहीं, किसको यहाँ तक यहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचते आइस तो थी नहीं कि मेल्ट होकर खत्म हो जाएगी, ठीक है, कार की। तो जो मास आपका यहाँ पे रहेगा वही मास आपका फाइनल पोजीशन में भी रहेगा, तो मास चेंज नहीं होगा। फॉर इनिशियल मोमेंटम p इक्वल क्या आ जाएगा, मास चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई m बना रहेगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, m और v1। फॉर फाइनल मोमेंटम, फॉर फाइनल मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या जाएगा बेटा, p2 इक्वल m v2, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, p2 इक्वल m v2। अब अगर चेंज इन मोमेंटम जब भी आपसे पूछा जाता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी आया था, आपने क्या किया था, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कराया था, याद होगा आपको। जब भी एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट किया था तो आपने क्या बोला गया था, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में क्या था, ध्यान से समझना बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में आपने क्या किया था, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कराया, ठीक है। जब आप मोमेंटम पे आए थे यहाँ ये भी लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, तो फाइनल एक्सीलरेशन से इनिशियल एक्सीलरेशन को माइनस कराया गया था। सेम एज जब मोमेंटम में आएंगे, ये इनिशियल मोमेंटम है आपका, ये फाइनल मोमेंटम है, जब आप यहाँ से नेट मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा p इक्वल p2 माइनस p1। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करा देंगे बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट p2 कितना है, एक बार और लिख लेते हैं, डेल्टा p इक्वल आपका p2 कितना था बेटा, m v2, और p1 कितना था, m v1, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से डेल्टा p आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, और इक्वल में आता रहेगा। देखो बेटा दोनों के पास से आपको m कॉमन मिल रहा है, ठीक है, दोनों के पास से अगर m कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, v2 माइनस v1, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी से जब भी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कराया गया था तो हमेशा एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में मैंने अभी बताया था जस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा p इक्वल m इनटू a, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक काम करते हैं बेटा, इसको जस्ट डेल्टा t से डिवाइड करा देंगे, बोथ साइड डेल्टा t से डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू m इनटू a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्सेलरेशन बनाना था, इसलिए आपने डेल्टा t से बोथ साइड डिवाइड
ए। अब आपने ध्यान से समझा होगा बेटा फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स इक्वल क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपका ये क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स क्या आ जाएगा, इस m इनटू ए की प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है बेटा f। ठीक है, जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है मोमेंटम और टाइम। इसको इंपल्स नहीं बोलेंगे। अभी जब आप नेक्स्ट फार्मूला रीड करने आएंगे इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी इंपल्स, यही बिल्कुल फार्मूला आपको इंपल्स में मिल सकता है। ठीक है, तो अब इतने को ध्यान से समझ लीजिए।